सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो हैरत की बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्नावली 40 अंक के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये आज प्रैक्टिस सेट भाग 9 है और इससे पहले के 8 भाग आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो प्रश्नावली सीरीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने सारे प्रश्नों का चयन BS नेगी जी की बुक से किया है और आप सभी जानते हैं कि अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं परीक्षा में वो इसी बुक से होते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रश्नों का निर्माण है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आज आपको प्रश्नावली देखकर ही, प्रश्नों का संकलन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि जो आज का जो लेवल है वो BS नेगी बुक से लिया गया है और बहुत ही इसमें एफर्ट्स और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें और बताएं कि आप इन प्रश्नों को कितना हल कर पाए, कितने आपके अंक आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किस बांध को जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? किस बांध को 2016 जुलाई में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? ढालीपुर परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना, खोदरी परियोजना या ढकरारी परियोजना? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसाऊ बांध परियोजना को 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगर हम बात करें तो ये देहरादून में है और किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। किसाऊ बांध परियोजना टॉन्स नदी पर है, देहरादून में है और 2016 में राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में, नैनीताल में, देहरादून में या चमोली में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी की जो स्थापना की गई वो की गई है 2009 में। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई है? 2009 में की गई है और 2011 में इसमें पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम जोड़ दिया है। 2011 में इसमें क्या नाम जोड़ दिया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम जोड़ दिया है। तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है और 2011 में इसमें पीताम्बर दत्त बड़थवाल नाम जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2005, 9 नवंबर 2005 या 9 नवंबर 2004? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 अक्टूबर 2005 और ये कहाँ है? ये है देहरादून में। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग देहरादून में है और इसकी स्थापना या गठन कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005। अगला प्रश्न, टिम्मरसैंण नामक धार्मिक स्थल कहाँ है? टिम्मरसैंण नामक धार्मिक स्थल कहाँ है? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिम्मरसैंण चमोली में है और ये कहाँ है? ये नीति घाटी में है। ये चमोली के नीति घाटी में है और इस नाम से, टिम्मरसैंण नाम से वहाँ पर एक गुफा भी है। तो टिम्मरसैंण अगर गुफा करके आए या धार्मिक स्थल करके आए तो आप याद रखेंगे चमोली जिले में है और नीति घाटी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झपटो छीनो आंदोलन किससे संबंधित है? झपटो छीनो आंदोलन किससे संबंधित है? हिमालय बचाओ देश बचाओ, उत्तराखंड के वनों की अवैध कटाई या नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन का संबंध है झपटो छीनो आंदोलन से। क्यों है? क्योंकि 21 जून 1998, इसको आप नोट कर सकते हैं, 21 जून 1998 को यह आंदोलन चलाया गया और इसका ये काम था कि जो पार्क प्रबंधन है, जो नंदा देवी पार्क का मैनेजमेंट है, वो ग्रामीणों को दिया जाए। ठीक है, तो 21 जून 1998 को ये झपटो छीनो आंदोलन चलाया गया। डेट याद रखेंगे, 21 जून 1998। और इसका जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि जो पार्क है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इसका प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाया जाए। इसलिए ग्रामीणों ने अपने सारे पशु खोल के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में डाल दिए थे। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे, झपटो छीनो आंदोलन का नाम है। अगला प्रश्न है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? विष्णु देवी शाह, रूपा देवी, गौरा देवी या कुंती देवी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है और ये चमोली जिले की हैं। कहाँ की हैं?
चमोली जिले की हैं और इनको बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले का आकार तितली की तरह है? किस जिले का आकार तितली की तरह है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या उत्तरकाशी? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल। जो जिला है इसका आकार तितली की तरह है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने टिहरी गढ़वाल की स्थापना की थी। 28 दिसंबर 1815 किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। ठीक है, आप साथ साथ में एडिशनल नोट लिखते रहें क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। BS ने की बुक से जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट्स बनाए हैं उनसे MCQ बनाए हैं, तो आप इनको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझें। तो आप प्रश्न आप समझ गए हैं, किस जिले का आकार तितली की तरह है? टिहरी गढ़वाल का जो आकार है जिले का वो तितली की तरह है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने की थी। अगला प्रश्न है, ज्वाड़ प्रथा संबंधित है किससे है? लड़कियों के विवाह से, कन्याओं की शिक्षा से, महिलाओं की संपत्ति अधिकार से या महिलाओं के मायके से? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संपत्ति अधिकार से संबंधित है ज्वाड़ प्रथा। ठीक है, तो महिलाओं की संपत्ति अधिकार से संबंधित क्या है? ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म पानी का कुंड है? यानी कि बाकी ठंडे हैं और बाकी एक गर्म पानी का कुंड है। गौरी कुंड, नंदी कुंड, रेतस कुंड या भौरी अमोला कुंड? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरी कुंड गर्म पानी का कुंड है। और ये सारे ही जो कुंड हैं ये किस जिले में हैं? ये रुद्रप्रयाग जिले में है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। गौरी कुंड, नंदी कुंड, रेतस कुंड, भौरी अमोला कुंड, ये सारे कुंड जो हैं ये रुद्रप्रयाग जिले में है और इनमें गौरी कुंड है वो गर्म पानी का कुंड है। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या पौड़ी गढ़वाल? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। अगर हम बात करें तो जो वन क्षेत्रफल है इसका सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वो है 3271 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3271 यानी कि 3271 वर्ग किलोमीटर इसका वन क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन कहाँ पाए जाते हैं तो वो भी पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, सर्वाधिक खुले वन भी कहाँ पाए जाते हैं? पौड़ी गढ़वाल में। और सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला, सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला भी पौड़ी गढ़वाल है। तो यहाँ पर हमने एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को हम समझ रहे हैं। राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। अगर इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3271 वर्ग किलोमीटर है वन क्षेत्रफल इसका। और सर्वाधिक खुले वन भी पौड़ी गढ़वाल में पाए जाते हैं और सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला भी पौड़ी गढ़वाल है। अगला प्रश्न, वर्तमान में कण्वा आश्रम का नाम क्या है? इससे पहले भी मैंने कण्वा आश्रम के बारे में आपको बताया है कि मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और भरत का जन्म यहाँ हुआ था जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कण्वा आश्रम का जो नाम है नया वो क्या है? चौका घाट, कांतिपुरी, शांति आश्रम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौका घाट। तो कण्वा आश्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चौका घाट। अगला प्रश्न है, डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? कल्याण सिंह रावत, उमराव सिंह रावत, कालू मेहरा या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमराव सिंह रावत डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय कहाँ है? सैलाकुई, देहरादून, नैनीताल या रुड़की? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुड़की में है भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870, 1871, 1916, 1930? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। अगर बात करें तो कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। सब नोट करेंगे आप, कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। और इसकी किसकी अध्यक्षता में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई? तो अध्यक्ष थे भीम सिंह। तो आप नोट्स बना सकते हैं, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई, अल्मोड़ा में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की? भीम सिंह ने की। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? खबर संसार, उत्तरा, समय विनोद या पहाड़? बात की जा रही है प्रथम हिंदी समाचार पत्र उत्तराखंड राज्य का।
तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समय विनोद। अगर हम बात करें तो ये कब से है इसकी स्थापना, या इसका जो स्टार्टिंग हम कह सकते हैं, या कब बना प्रथम हिंदी समाचार, तो उसका ईयर है 1868 और नैनीताल से। 1868 में समय विनोद स्टार्ट हुआ और ये राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है और नैनीताल से निकलता था। अगला प्रश्न है, कटकू नौला जाह्नवी नौला किस जिले में स्थित है? कटकू नौला और जाह्नवी नौला किस जिले में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली या उत्तरकाशी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिथौरागढ़। तो कटकू नौला जाह्नवी नौला किस जिले में स्थित है? ध्यान रखेंगे आप, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसको समझेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला कौन थी? यानी कि पहली बार जो जेल गई स्वतंत्रता सेनानी महिला वो कौन थी? कुंती देवी, गौरा देवी, कबूतरी देवी या बिश्नी देवी शाह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिश्नी देवी शाह। अगला प्रश्न है, लासपा दर्रा स्थित है बागेश्वर व अल्मोड़ा के बीच में, चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में, बागेश्वर और चमोली के बीच में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है लासपा दर्रा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है कहाँ है? रुद्रपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार या देहरादून। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रुद्रपुर में है उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बीएस नेगी के क्वेश्चन है, तो आप इसको बेझिझक नोट कर सकते हैं और इसमें कोई संशय ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग है वृत्ताकार, शंकुकार, आयताकार या वर्गाकार। आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी परीक्षा के मध्य में ऐसा प्रश्न आता है तो हम असमंजसता की स्थिति में होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य का जो आकार है वो ऑप्शन नंबर सी आयताकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैक्सर श्रेणी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? जैक्सर श्रेणी वृहत हिमालय क्षेत्र, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रांस हिमालय क्षेत्र जैक्सर श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है जैक्सर श्रेणी। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगला है, पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र या तराई क्षेत्र। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तराई क्षेत्र। अगर आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लगा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद उत्तर तक पहुंचे, क्योंकि अप्रैल में परीक्षा है। बस खाली देखने से काम नहीं होगा, या तो आप अगर आपकी तैयारी उस स्तर की नहीं हुई है तो एक बार आप वीडियो को देखें, उत्तर देखें और फिर 24 घंटे बाद या दूसरे दिन तीसरे दिन बाद फिर से वीडियो देखें और आंसर स्वयं से लगाएं और देखें आपको कितना अच्छे से याद हो रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट अंतिम समय पर एक ऐसा रामबाण काम करते हैं कि हमारे ज्ञान को परिपक्व बनाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस सेट को एक बार देखने से खाली हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसको बार बार हमको रिपीटेशन उनका करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में बांज जो है वरदान है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? आप सभी जानते हैं प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से होता है कि कुछ कुछ प्रश्न बहुत डिटेलिंग होते हैं। तो बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? 5, 4, 10 या 15। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 प्रजातियां बांज वृक्ष की उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? सूर्य नारायण बाबुलकर, ललिता प्रसाद मैथानी, मेहरबान सिंह नेगी या भगत सिंह कोश्यारी। तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ललिता प्रसाद मैथानी उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। अगर हम बात करें तो जो मेहरबान सिंह नेगी हैं ये दूसरे थे। ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी दूसरे महाधिवक्ता थे और प्रथम कौन थे? ललिता प्रसाद मैथानी। अगला प्रश्न, चैतू और माणकू किसके दरबारी चित्रकार थे? चैतू तथा माणकू। तो एक तो हमें ये पता चला कि चैतू और माणकू क्या हैं? चित्रकार हैं। इस हमको एक प्रश्न ये भी मिला है ना। तो चैतू और माणकू क्या हैं? चित्रकार थे। किसके दरबार के थे? प्रद्युम्न शाह, पृथ्वी शाह, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन शाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेम प्रणय गीत है, इसमें आपको बताना है कि प्रेम प्रणय गीत कौन सा है? कुलचार गीत, बासंती गीत, भाटा साटा गीत या झुमेलो गीत। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी झुमेलो गीत जो है वो प्रेम प्रणय गीत है।
अगर हम बात करें तो कुलचार गीत जो है इसको वीरदावली गीत कहा जाता है ना। वीरदावली मतलब होता है उत्साह गीत, किसी की वीरता का वर्णन करना। और बासंती गीत ऋतु गीत है। बासंती गीत क्या है? ऋतु गीत है। और भाटा साटा एक मनोरंजनात्मक गीत है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाटा साटा मनोरंजनात्मक गीत है। और इसमें प्रेम प्रणय गीत कौन सा है? झुमेलो गीत। ऐसे प्रश्न बनते हैं, आप सभी जानते हैं। इसलिए BS नेगी से मैं सारे प्रश्न लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार से आप देखेंगे, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर। लेकिन MCQ बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ से हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने, और यहाँ से ही हमारा ज्ञान परिपक्वता की ओर बढ़ता है, क्योंकि अब हमारे सामने MCQ फॉर्म में है। अगर आप खाली पढ़ते जाओगे तो आपको उस तरीके से प्रश्न याद नहीं। लेकिन आज अब जैसे आप BS नेगी के 40 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि उसके साथ में आपको अतिरिक्त ज्ञान भी दूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कुलचार एक वृदावली गीत है, बासंती एक ऋतु गीत है, और भाटा साटा एक मनोरंजनात्मक गीत है। जबकि पूछा गया है प्रेम प्रणय गीत, तो वह है झुमेलो गीत। अगला प्रश्न, गोखले है, नृत्य है, आभूषण है, जनजाति है या युद्ध शैली है? आप सभी जानते हैं इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि जो हमारे शब्दकोश से परे होते हैं। तो गोखले क्या है? नृत्य है, आभूषण है, जनजाति है या युद्ध शैली है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोखले एक आभूषण है। और इसको बाजूबंद कहा जाता है, ये हाथों में पहना जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोखले को कहाँ धारण किया जाता है? हाथों में, पैरों में, कमर में, नाक में? ऐसा आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको कहाँ पहना जाता है। तो इस प्रकार गोखले क्या है? गोखले एक आभूषण है जो बाजूबंद है और हाथ में पहना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन खेल क्या है? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, लेकिन उत्तराखंड का प्राचीन खेल क्या है? बागबट्टी, संतोलिया, अड्डू पिड्डू या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बागबट्टी उत्तराखंड का प्राचीन खेल है। अगला प्रश्न है, गढ़ गीता संग्राम नाटक किसकी रचना? अब आप कहेंगे रचना नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसे इसमें कैरेक्टर हैं, ऑप्शन आप देखिए, जिससे ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो गढ़ गीता संग्राम नाटक किसकी रचना है? हरिदत्त कापड़ी, शैलेश मटियानी, मोलाराम तोमर या भरत कवि? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोलाराम तोमर। अब मोलाराम तोमर से प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि मोलाराम तोमर गढ़वाली शैली के चित्रकार हैं। गढ़वाली शैली के चित्रकार हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने चित्रकार होने के साथ साथ गढ़ गीता संग्राम नाटक लिखा है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? राजेश मोहन उप्रेती, विश्वम्बर दत्त चंदोला, प्रयाग दत्त पंत या कुंवर सिंह नेगी? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। अगर हम कहें तो कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? ब्रेल लिपि से है। किससे है? ब्रेल लिपि से इनका संबंध है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? ब्रेल लिपि से है। और इनको किसने गढ़वाल का हातिम ताई कहा? तो मुकुंदी लाल ने कहा। आप जानते होंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, तो उन्होंने इनको क्या कहा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इनको क्या कहा? गढ़वाल का हातिम ताई कहा। किसको कहा? कुंवर सिंह नेगी को कहा। और कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? ब्रेल लिपि से है। अगला प्रश्न है, घर जवाई रखने की प्रथा किन में प्रचलित थी? कोल प्रजाति, खस प्रजाति, किरात प्रजाति या सौका प्रजाति? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खस प्रजाति में घर जवाई रखने की प्रथा थी। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस में कौन सी प्रथा थी? तो घर जवाई रखने की जो प्रथा थी वो खस प्रजाति में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? अमोघभूति, शिवदत्त, शीलवर्मन या सेनवर्मन? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीलवर्मन गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था। अगर हम बात करें तो इनका जो राज्य था वो कालसी प्रदेश के आसपास था। कहाँ था? कालसी प्रदेश के आसपास। किसकी बात कर रही हूँ मैं? गोत्रीय वंश की बात कर रही हूँ। और इसका प्रतापी शासक कौन था? शीलवर्मन था। अगला प्रश्न है, आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में किस आयु में देह त्याग किया? आप सभी जानते हैं कि शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया, और आपको ईयर भी पता होगा। ईयर क्या है इसका? 820। कब किया था? 820 में किया था। तो प्रश्न ये है कि किस आयु में किया था? तब उनकी आयु क्या थी? 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 42 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 32 वर्ष में इन्होंने देह त्याग किया। और ईयर क्या था? 820। और कहाँ किया? केदारनाथ में। और किसने किया? आदिगुरु शंकराचार्य ने। आयु क्या थी? 32 ईयर, यानी कि 32 वर्ष। ठीक है,
अगला प्रश्न है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? ब्रह्मदेव के विषय में, अशोकचल के विषय में, नागमल के विषय में या सूर्यसेन के विषय में? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोकचल के विषय में गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है। तो अशोकचल कौन था भाई? अशोकचल नेपाल का राजा था। अशोकचल कौन था? नेपाल का राजा था। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, लखुली बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है? लखुली बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है? लक्ष्मी चंद, दलीप चंद, बाज बहादुर चंद या त्रिमल चंद? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली के उपनाम से जाना जाता है। अगर कहें तो क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये मुगलों के सामने भीगी बिल्ली के समान थे। कहा जाता है कि ये मुगलों के सामने क्या थे? भीगी बिल्ली के समान थे, इसलिए इनका नाम लखुली बिराली रखा गया। अगला प्रश्न है, सिरती, राखिया, मांगा, खेनी ये कर किसके द्वारा लगाए गए? एक साथ इतने सारे कर मैंने यहाँ पे लिए हैं कि कहीं ना कहीं एक भी कर पूछा जाए आपको याद रहे। तो सिरती, राखिया, मांगा, खेनी ये कर किसके द्वारा लगाए गए? पंवार वंश के द्वारा, गोरखों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या चंद वंश के द्वारा? तो अगर हमको एक भी याद हो, माना हमको सिरती कर याद है कि किसने लगाया था? चंदों ने लगाया था, तो हमारा आंसर मिल गया। तो इसका आंसर क्या है? चंद वंश के द्वारा सिरती, राखिया, मांगा, खेनी कर आदि लगाए गए। अगला प्रश्न है, विकेट बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया? कमिश्नर से भी प्रश्न बनते हैं। तो विकेट बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया? सर हेनरी रैमजे, जॉन हेलन बैटन, एडवर्ड गार्नर या कमिश्नर ट्रेल? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी रैमजे। अगर हम बात करें कि जो विकेट बंदोबस्त है ये क्या था? ये था वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त करना। कैसे तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त करना। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा बंदोबस्त था अंग्रेजों द्वारा किया गया, किस नंबर का था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार मैंने सारे उन महत्वपूर्ण विषयों को यहाँ पर लिया है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, कोटद्वार में या काशीपुर में? आप सभी जानते हैं इनमें कहीं ना कहीं कुमाऊं का अधिवेशन हुआ है। अल्मोड़ा में पहला हुआ है, हल्द्वानी में दूसरा हुआ है ना। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर में हुआ है। अगर हम बात करें कब हुआ है तो 1920 में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ है। एक साथ कई सारे प्रश्नों को नोट करेंगे, समझेंगे। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ है। किसके कब हुआ है? 1920 में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ है। अगर हम बात करें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी और 1926 में इसे कांग्रेस में मिला दिया गया। कब मिलाया? 1926 में। ठीक है, एक साथ हमने इतनी सारी चीज़ें समझी। दोबारा आप समझ लीजिए, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ। कब हुआ? 1920 में हुआ। अध्यक्ष हरगोविंद पंत। और कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916। और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 1990, 1991, 1992, 1993? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। तो आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, आशा करती हूँ आपको प्रश्नों का निर्माण बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही आगे अन्य BS नेगी द्वारा ही प्रश्नों का निर्माण करने के लिए मुझे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अप्रिशिएट जरूर करें। तो कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है? थारू, भूटिया, राजी या जौनसारी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति के लोग स्वयं को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो ये था आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का संकलन, जिसका एक एक प्रश्न मैंने BS नेगी बुक द्वारा बनाया गया है। और आप सभी जानते हैं BS नेगी जो बुक है वो रनिंग में होती है, वहाँ से मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपको इस चैनल पे मिलते हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ज्ञान आपने कितना भी प्राप्त किया, जब तक आप उसका लास्ट रिवीजन नहीं करेंगे, और रिवीजन एक साथ बहुत सारे ब्रॉड सिलेबस का नहीं हो सकता, उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। जैसे हम बोर्ड एग्जाम के बच्चों से कहते हैं कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उसी प्रकार आपको नए से नया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, चाहे मेरे चैनल या चाहे किसी अन्य के चैनल से सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।